चर्चा करते हैं उस भयावह हमले पर जो हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर। इस घटना ने न केवल पूरे देश को हिलाकर रख दिया है बल्कि कई अनसुलझे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए एक विस्तृत विश्लेषण के साथ हम इस हमले के पीछे की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। चश्मदीदों की माने तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर बार की तरह जनसुनवाई के दौरान लोगों की शिकायत ध्यान से सुन रही थी। करीब 8:30 बजे राजेश नाम के शख्स का नंबर आया और वो हाथ में कागज लेकर तेजी से सीएम रेखा गुप्ता की टेबल के पास पहुंचा। इस बीच किसी को कुछ समझ आता कि उसने सीएम पर अचानक से अटैक कर दिया। आरोपी और सीएम रेखा गुप्ता के बीच में सिर्फ एक हाथ की दूरी थी। इस व्यक्ति की पहचान राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के रूप में हुई है। यह हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा लगता है। जिस तरह से हमलावर ने स्थिति का फायदा उठाते हुए आक्रामक होकर वार किया है वो उनकी पेशेवरता को दर्शाता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे जन सुनवाई की गरिमा पर हमला बताया। साथ ही बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने भी इसकी निंदा की है। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। क्या यह सुरक्षा एजेंसियों की विफलता है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। इस घटना के बाद विपक्ष भी सक्रिय हो गया है और कहा है कि दिल्ली में जब दिल्ली की महिला मुखिया सुरक्षित नहीं है तो आम महिला की सुरक्षा का पैमाना क्या हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी ने हमला किया, थप्पड़ मारने की कोशिश की। मेरा मानना यह है कि ये पूरी तरीके से निंदनीय है। किसी भी तरीके की हिंसा का हमारे समाज में और हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें आज से 100 साल पहले सिखाई थी। सवाल ये है कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी विचारधारा है जो देश में और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को पैटर्नाइज कर रही है, वायलेंस को पैटर्नाइज कर रही है। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक या किसी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा की अम्मा है, जननी है। देखना पड़ेगा जब लोग पानी में डूब के आएंगे, जो वादे किए गए थे उखड़ी सड़कों पे चलेंगे, लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो जिसने ये किया है जांच होनी चाहिए। सवाल उठता है कि क्या यह हमला किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का परिणाम है। क्या इसके पीछे कोई आतंकी संगठन है या यह किसी बड़े आपराधिक गिरोह का काम है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया विभाग अब मिलकर इस मामले की जांच कर रहे हैं। अब हम इस भयावह घटना के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। इस हमले का न केवल राजनीतिक और सुरक्षा पर बल्कि जनता और स्वयं मुख्यमंत्री के मानस पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह भी समझना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री पर हमला एक सामान्य अपराध नहीं होता, यह सीधे तौर पर सत्ता और व्यवस्था पर एक हमला है, एक करारी चोट है। इसका सबसे पहला मनोवैज्ञानिक प्रभाव जनता पर पड़ता है। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की, तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। जब राज्य का सबसे सुरक्षित व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी।
इस हमले ने लोगों में असुरक्षा और भय की गहरी भावना पैदा कर दी है। लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने, सार्वजनिक स्थानों पर जाने और यहां तक कि अपने नेताओं से मिलने में भी झिझक महसूस कर सकते हैं। यह विश्वास का संकट है जो दिखाता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी कमजोर है। ऐसे हमले अक्सर राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक साजिश के रूप में भी देखते हैं, तो कुछ इसे आतंकवाद या आपराधिक तत्वों की बढ़ती हिम्मत मानते हैं। यह स्थिति गुस्से और बदले की भावना को जन्म दे सकती है, जिससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। आइए अब जानते हैं ऐसे हमलावर का मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल क्या हो सकता है। क्या वो सिर्फ एक अपराधी था या उसकी मानसिक स्थिति भी जांच का विषय है। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि हमलावर मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है। ऐसे मामलों में हमलावर अक्सर कई तरह के मनोवैज्ञानिक मुद्दों से पीड़ित होते हैं। कई बार ऐसे हमले किसी गहरी व्यक्तिगत हताशा, मानसिक बीमारी या किसी विशेष घटना के प्रति आक्रोश का परिणाम होते हैं। हमलावर को लग सकता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और वो अपने गुस्से को सबसे बड़े प्रतीक यानी मुख्यमंत्री पर निकालकर अपनी बात पहुंचाना चाहता है। कुछ मामलों में हमलावर किसी राजनीतिक या वैचारिक समूह से प्रेरित हो सकता है। ऐसे लोग अक्सर किसी नेता को एक दुश्मन के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि हमला करके वे अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। इस पूरे मामले का एक और अहम मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, मीडिया की भूमिका। मीडिया को इस घटना को रिपोर्ट करते वक्त बहुत संवेदनशील होने की आवश्यकता है। सनसनीखेज रिपोर्टिंग से जनता का डर बढ़ सकता है और गलत सूचना फैल सकती है। शांत और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग न केवल जनता को सही जानकारी देती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि समाज में अनावश्यक घबराहट ना फैले। यह हमला केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक चोट है जो समाज के सामूहिक मानस पर लगी है। यह हमारे नेताओं, हमारी जनता और हमारे लोकतंत्र के लिए एक सबक है। हमें न केवल सुरक्षा के उपायों को मजबूत करना होगा, बल्कि उन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों को भी समझना होगा जो ऐसे हमलों को जन्म देते हैं।